हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे और भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में जो है हम लोग जो है पठारों की चर्चा किया था हमने। और हम लोग दक्षिण भारत में पठारों के साथ साथ बहुत सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे, और उन पहाड़ियों की चर्चा हम लोग एक एक करके करते जाएंगे। बिल्कुल मैप के थ्रू पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। पूरा भारत और विश्व के भूगोल को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और सारी क्लास आपको प्रोवाइड हो जाएगी, बिल्कुल मुफ्त रहेगी क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको ये पता चल जाए कि कौन सी क्लास कब हो रही है और क्या आपको जानकारी होती रहे। इसके अलावा आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के मैं शेयर कर दूंगा कमेंट में। आप ज्वाइन करके आप वहाँ से भी आपको तरह तरह के नोट्स और डेली टेस्ट होते हैं, उस पर डेली टारगेट दिया जाता है बच्चों को, तो आप फॉलो कर सकते हैं और टारगेट के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। आज हम लोग चलते हैं प्रायद्वीपीय पठार में। आज पहाड़ियों की चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में कर रखा है। आज हम लोग भारतीय प्रायद्वीपीय पहाड़ियों की चर्चा करेंगे। कौन कौन सी पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल मैप के थ्रू पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली पहाड़ी है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जो है ये राजस्थान में है और ये इसका मैप बनाकर दिखाया गया है। अरावली पर्वतमाला जो है ये गुजरात से लेकर के और ये दिल्ली तक फैली हुई है और इसी में खेतरी की पहाड़ी है जो तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। और राजस्थान में ये अरावली पहाड़ी की विशेषता यह है कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणी है। ये आपको याद रखना है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जब हम मैप के थ्रू कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ये दिमाग में हमारे बैठ जाता है और हमें जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। हम इसकी विशेषता को देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियाँ या रायसीमा की पहाड़ी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अरावली पहाड़ी दिल्ली में भी है जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, और याद रखिएगा इसे दिल्ली की पहाड़ी भी कहते हैं, इसे रायसीमा की पहाड़ी भी कहा जाता है। अरावली की औसत ऊंचाई 300 से 920 मीटर तक है। ठीक है, अब यह देखिएगा गुजरात, ये जो पहाड़ी है ये दक्षिण पश्चिम गुजरात से लेकर के और ये दिल्ली तक फैली हुई है। टोटल जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर की इसकी लंबाई टोटल है, अरावली पहाड़ी की है। और ये विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणी है। याद रखिएगा फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ये। नेक्स्ट है आगे इसमें कि दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंची है। तो अरावली पहाड़ी की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो माउंट आबू है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपका गुरु शिखर। यह एक अपशिष्ट पर्वत है। अपशिष्ट का मतलब होता है यह काफी पुराना और टूटा फूटा पर्वत है और यह विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। इसके अलावा अरावली से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो अरावली के पश्चिम की ओर माही और लूनी नदी निकलती है और लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है, और अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। याद रखिएगा, अरावली जैसे ये अरावली पहाड़ी है तो अरावली पहाड़ी के पश्चिम की ओर लूनी नदी निकलती है और एक माही नदी निकलती है, छोटी सी है, और इधर की ओर बनास नदी निकलती है। इसके बाद है आगे है इस पहाड़ी में जस्ता, तांबा और सीसा जैसे खनिज पाए जाते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वतमाला का पहले यह मैप देखें। ये मध्य प्रदेश का मैप है और मध्य प्रदेश में जो है ये स्थित है, और विंध्य पर्वतमाला के साथ साथ सतपुड़ा पर्वत और मैकाल श्रेणी का भी मैप यहाँ पर बना के दिखाया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका विंध्य पर्वत, और विंध्य पर्वत जो है ये गुजरात से लेकर के और ये बिहार तक फैली हुई है। इसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और इधर की ओर मैकाल पर्वत श्रेणी है, और मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। हम सबके बारे में विशेषता जान लेते हैं। याद रखिएगा, यहाँ देखो लिखा हुआ है इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। किसकी लंबाई, विंध्य पर्वत की। इस श्रृंखला का भारी अपरदन हो चुका है, मतलब अपरदन मतलब टूट चुका है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। इसकी पश्चिमी भाग पर लावा, परंतु पूर्वी भाग पर लावा नहीं है। लावा मतलब होता है ज्वालामुखी का। इसके पश्चिम में भारनेर श्रेणी और पूर्व में कैमूर पर्वत श्रेणियां हैं जो बिहार में है। यह गुजरात से लेकर के बिहार तक फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी में लाल बलुआ पत्थर और बलुआ पत्थर पाया जाता है। लाल बलुआ पत्थर का यूज कहाँ किया जाता है, जैसे आपका
ताज, ये लाल किला बनाने में, संसद भवन बनाने में, राष्ट्रपति भवन बनाने में, और बलुआ पत्थर का यूज किया था अशोक ने अपने स्तंभों को बनाने में, जो यहीं से प्राप्त किया गया था। दूसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तो सतपुड़ा ये भी मध्य प्रदेश में है, और महादेव चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये महादेव पर्वत की, ठीक है। और सतपुड़ा जो पर्वत है, याद रखिएगा, ये एक वलित पर्वत नहीं, ये ब्लॉक माउंटेन है, और विंध्य पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है, जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके दोनों ओर नर्मदा और तापी नदियां भूभ्रंश घाटियां बनाती हैं। मतलब कि यहाँ पर दो नदियां बहती हैं इसके सतपुड़ा के, देखिएगा कैसे बहती हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरफ नर्मदा नदी बहती है और इस तरफ तापी नदी बहती है, और बीच में सतपुड़ा पहाड़ी है। ये देखिएगा, सतपुड़ा पहाड़ी बीच में है, और इसके तरफ नर्मदा और इसके इस तरफ तापी नदी बहती है, ठीक है। और ये ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है? तो मान लीजिए जैसे ये कोई स्थल है, और जब नीचे भूकंप आता है तो नीचे के जो दोनों स्थल हैं, ये नीचे की ओर, बीच का स्थल नीचे की ओर बैठ जाता है, और ये दोनों स्थल ऊपर की ओर उठे रहते हैं। तो जो उठा हुआ भाग होता है, इसी को वलित पर्वत कहते हैं, ठीक है। इसके बाद संरचनात्मक दृष्टि से सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिम से राय पिपला की पहाड़ी, ये गुजरात में है, मध्य में महादेव पर्वत है, और पूर्व में मैकाल पर्वत है, जो भी मैंने आपको मैप पे दिखाया। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है मैकाल पर्वत श्रेणी। याद रखिएगा, मैकाल पर्वत श्रेणी ये 2 राज्यों की सीमा पर है। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश की सीमा पर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें इसकी विशेषता को जान लेते हैं। तो यह देखिए, यहाँ पे साफ साफ है, यह पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर चोटी अमरकंटक है, जो पुरानी शैलों से निर्मित एक ब्लॉक पर्वत है। ये भी एक ब्लॉक पर्वत है, और अमरकंटक एक बायो रिजर्व भी है, ये भी याद रखिएगा। अमरकंटक कई नदियों का उद्गम क्षेत्र है। अमरकंटक पर्वत के पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, उत्तर की ओर सोन नदी और दक्षिण की ओर महानदी निकलती है। कैसे, आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। ये अरावली पहाड़ी है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम की ओर निकलती है नर्मदा नदी, उत्तर की ओर सोन नदी जो बिहार की ओर आती है, और दक्षिण की ओर से नदी निकलती है महानदी। तो इसके 3 तरफ से अलग अलग 3 नदियां निकलती हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। ये मैप के थ्रू जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं। कौन कौन से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की बात करेंगे, तो सबसे पहले मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पश्चिमी घाट पर्वत बिल्कुल एक श्रृंखला में है, और ये पूर्वी घाट है, जो कटा फटा हुआ है, बीच बीच में कटे हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि नदियां यहाँ बहती हैं तो बीच बीच में गैप बन गया है, ठीक है। तो ये एक सतत श्रेणी है, बिल्कुल सतत श्रेणी पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों कहाँ मिलते हैं? तो दोनों मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी पर। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का ये मिलन बिंदु है नीलगिरी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पश्चिमी घाट क्या है, तो पश्चिमी घाट एक पर्वत है। पूर्वी घाट क्या है? ये भी एक पर्वत है। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखिएगा, जो पश्चिमी घाट है इसको 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश 2 भागों में बांट देती है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जो है पश्चिमी घाट को कौन सा अक्षांश 2 भागों में बांटता है, तो वो है आपका 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पश्चिमी और पूर्वी घाट को 2 भागों में बांटता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। उत्तरी वाले भाग को उत्तरी सह्याद्री कहते हैं, और दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसे सह्याद्री भी कहते हैं। यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी आप लोग मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ये कहा यह गया है कि तापी नदी से लेकर के और कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट फैला हुआ है, और जो
1600 किलोमीटर में फैला हुआ, या इसकी 1600 किलोमीटर की लंबाई है। और हिमालय के बाद, याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिमालय के बाद ये भारत का दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना कि पश्चिमी घाट को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश 2 भागों में बांटती है, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री को विभाजित करती है, जो गोवा से होकर गुजरती है। गोवा के पास से 16 डिग्री अक्षांश गुजरता है और ये पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांट देता है। हम पहले बात कर लेते हैं उत्तरी सह्याद्री की। उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर लावा निक्षेप है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है वो कालसुबाई है। याद रखिएगा, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है। और उत्तरी सह्याद्री में 2 दर्रे स्थित हैं। जो दोनों दर्रों के नाम क्या क्या हैं? तो पहला है थाल घाट और दूसरा है भोर घाट। थाल घाट दर्रा ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है, और भोर घाट दर्रा जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पर एक दर्रा है, वो भोर घाट थाल घाट है जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और दूसरा भोर घाट है जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। और दोनों कहाँ पे हैं? दोनों महाराष्ट्र में हैं और दोनों पश्चिमी घाट में स्थित हैं। तो पश्चिमी घाट में ये 2 बहुत महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद में यह है पश्चिमी घाट, और महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के अंतर्गत कई पहाड़ियां आती हैं, ये भी याद रखना है। जैसे अजंता पहाड़ी है, जैसे बालाघाट पहाड़ी है, हरिश्चंद्र पहाड़ी है, महादेव पर्वतमाला है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बालाघाट पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ है? महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी कहाँ है? महाराष्ट्र में। महादेव पर्वत श्रेणी कहाँ है? महाराष्ट्र में। सबको आपको याद रखना है। इसके बाद है दक्षिण सह्याद्री कहाँ है? तो दक्षिण सह्याद्री याद रखिएगा, दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। पश्चिमी घाट के दर्रे कौन कौन से उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं? तो थाल घाट दर्रा जो है ये 580 मीटर नासिक और मुंबई के बीच संपर्क को बनाता है, ऊंचाई पर है ये। दूसरा है भोर घाट, अभी मैंने बात किया, जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट दर्रा यह कोयम्बटूर को कोचीन से के बीच जोड़ता है, और सेनकोट्टई दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै के बीच में जोड़ता है। आगे इसकी चर्चा मैं भी करूंगा। पश्चिमी घाट से गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी जैसी महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट से सारी नदियां निकलती हैं, और सारी नदियां निकल के कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, नीलगिरी पर्वत श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा, जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है वो 3 राज्यों के बिल्कुल पॉइंट पर है। उत्तर में कर्नाटक है, ये केरल है और ये तमिलनाडु है। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर जो पर्वत है उसी को कहते हैं नीलगिरी। और नीलगिरी की विशेषता ये है, अभी मैंने आपको बताया था कि नीलगिरी पहाड़ी पे जा करके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो टोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है, और नीलगिरी पर्वत श्रेणी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित है। याद रखिएगा, नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसको टोडा बेटा कहते हैं, और यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पहली चोटी कौन है, आगे मैं भी चर्चा करूंगा। ध्यान देना, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में टोडा नामक जनजाति भी निवास करती है। यह भी याद रखिएगा कि जो नीलगिरी पहाड़ी है इसमें टोडा नामक जनजाति निवास करती है, और यहाँ पर वो चाय की और कॉफी की खेती करती है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान देना, ये है आपका नीलगिरी पहाड़ी, ये है अन्नामलाई पहाड़ी, और बीच में है पाल घाट दर्रा। याद रखिएगा, पाल घाट दर्रा, अगर आपसे पूछा जाए कि पाल घाट दर्रा कहाँ है, तो पाल घाट दर्रा केरल में है और ये तमिलनाडु को जोड़ता है। याद रखिएगा, और ये किन 2 पहाड़ों के बीच में है पाल घाट दर्रा? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में पाल घाट दर्रा स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अन्नामलाई पहाड़ी की बात करें तो अन्नामलाई पहाड़ी जो है, आप ये पहले इनके लोकेशन को देख लीजिएगा। ये है आपका लोकेशन, अन्नामलाई पहाड़ी जो है ये आपका तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है, और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो अनाईमोड़ी है, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, ठीक है। और ये है आपका
इलायची पहाड़ी भी तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। इसे कार्डमम पहाड़ी भी कहते हैं और यहाँ पर इलायची ज्यादा होता है, इसीलिए इसका नाम इलायची पहाड़ी पड़ गया है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यह पर्वत श्रेणी तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू है और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, और वो किसकी चोटी है? अन्नामलाई पर्वत की चोटी है। इलायची या कार्डमम पहाड़ी या पर्वत केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये सब पश्चिमी घाट के भाग माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं। पूर्वी घाट ये है, और पूर्वी घाट सतत नहीं है, लेकिन बीच बीच में इसमें कटा हुआ है। क्यों कटा हुआ है? क्योंकि यहां से नदियां निकल के आती हैं, तो इन स्थानों पर गैप बना दिया है। ठीक है, पूर्वी घाट की बात करें हम, तो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई जो है वो 900 से 1100 मीटर है। इसका विस्तार पूर्वी समुद्र तट मैदान के समानांतर महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर की ऊंचाई लंबाई में फैला हुआ है, जो सतत नहीं है। सतत नहीं, अभी मैंने वही बात किया है, ये टूटी फूटी है, बल्कि ये अनियमित है, क्योंकि महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों ने इसे जगह जगह पर अपरदित कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इसे विभाजित कर देती हैं, याद रखिएगा। तो जो पश्चिमी घाट है वो सतत है, याद रखिएगा, बहुत सिंपल समझिएगा। पश्चिमी घाट बिल्कुल सतत है, जिनमें कहीं कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन पूर्वी घाट सतत नहीं है, बीच बीच में ब्रेक है, नदियां यहां से बहती हैं, इसलिए को तोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है? पहले हम ये देख लेते हैं, मैप के थ्रू देखने का प्रयास करते हैं, जल्दी याद होगा। नल्लामाला पहाड़ी। तो नल्लामाला पहाड़ी कहाँ पर है? तो नल्लामाला पहाड़ी आपका जो है ये वाला है, नल्लामाला पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। और पालकोंडा पहाड़ी कहाँ है? तो पालकोंडा पहाड़ी भी आंध्र प्रदेश में, आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये पहाड़ी भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा एक बेलीकोंडा पहाड़ी भी है, यहीं पे छोटी सी पहाड़ी है, ये भी पूर्वी घाट का हिस्सा माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु में स्थित कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं ये भी याद रखना है हमें, जो पूर्वी घाट का हिस्सा है। जवाली पहाड़ी ये आपका बना हुआ है, सेवराय पहाड़ी ये पहाड़ी है, और जो है पंचम मलाई पहाड़ी यहीं पे छोटी सी पहाड़ी है, और सिरुमलाई पहाड़ी ये भी यहीं पे छोटी पहाड़ी स्थित है। इसके अलावा पालनी पहाड़ी ये भी जो है पूर्वी घाट का हिस्सा है, जो तमिलनाडु में फैला हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से देखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं, जो पूर्वी घाट है ये भी याद रखिए, जो इसकी विशेषता है पूर्वी घाट की, विशेषता यह है कि पूर्वी घाट प्राचीन मोरदार वलित पर्वत का एक अपशिष्ट रूप है। इसका सर्वोच्च शिखर विशाखापट्टनम चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विशाखापट्टनम चोटी है, और दूसरी महेंद्रगिरी चोटी है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं गुजरात की पहाड़ियों की। गुजरात में कई पहाड़ियां पाई जाती हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं, गुजरात के क्षेत्र को पहले हम जान लेते हैं एक बार। ये वाला गुजरात का क्षेत्र है, इसको हम कच्छ का रण कहते हैं, और ये इसको हम कहते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप कहा जाता है। इस पूरे क्षेत्र को काठियावाड़ प्रायद्वीप कहते हैं गुजरात में। गुजरात में अगर हम बात करें कच्छ के क्षेत्र में, तो कच्छ की पहाड़ियां स्थित है यहाँ पर, और एक है आपका धौला पर्वतमाला, वो यहाँ पर स्थित है। लेकिन अगर हम बात करें काठियावाड़ क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो पहली है गिर पर्वतमाला। यहाँ पर एशियाई शेरों के लिए नेशनल पार्क बनाया गया है, और यही एकमात्र ऐसा जगह है जहां भारत में शेरों के लिए एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर नेशनल पार्क बनाया गया है। यह है गिरनार पहाड़ी, और गिरनार पहाड़ी के पास यहीं पर जूनागढ़ है, और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, जिसकी मरम्मत अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने कराया था। ये आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे। इसके अलावा वर्धा पहाड़ी है, वर्धा पहाड़ी भी गुजरात में है, और मांडो पहाड़ी भी गुजरात में है। और सारी पहाड़ियां कहाँ पर हैं? ये सारी पहाड़ियां जो है काठियावाड़ क्षेत्र में पड़ती हैं। राजपीपला की पहाड़ियां जो है ये कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है, और यहीं से जो है विंध्य पर्वतमाला की शुरुआत हो जाती है, जो मध्य प्रदेश होते हुए, और ये पहुंचती है बिहार तक पहुंचती है। कैमूर पहाड़ी इसी विंध्य पहाड़ी का हिस्सा माना जाता है। अब हम लोग एक एक पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। जैसे पहली पहाड़ी है यहाँ पर है गिर पहाड़ी। गिरनार पहाड़ियों के दक्षिण पूर्व में स्थित काठियावाड़ प्रायद्वीप का एक निचला पहाड़ी है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है
सरकला है, इस प्रदेश में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसकी चर्चा भी मैंने आपसे की है। इसके बाद है गिरनार पहाड़ियां, या काठियावाड़ के जूनागढ़ जिले में स्थित पर्वतों का एक छोटा समूह है, मैंने उसकी चर्चा किया। इसकी सर्वोच्च चोटी गिरनार शिखर है, जो गुजरात की सर्वोच्च बिंदु है। गिर राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है, यह हिंदुओं और जैनों के लिए पवित्र क्षेत्र भी है। इसके बाद है मांडो पहाड़ी। मांडो पहाड़ी या काठियावाड़ की महत्वपूर्ण पहाड़ी है, या आर्य जल प्रवाह का उदाहरण है। आर्य जल प्रवाह का मतलब यह होता है कि मान लो यह पहाड़ी है और इसके जब चारों तरफ, किसी भी पर्वत के चारों तरफ जब नदियां निकलती हैं तो इसी को कहते हैं आर्य प्रवाह तंत्र कहा जाता है। इसके बाद है मेघालय के पठार की कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। तो मेघालय के पठार में कौन कौन सी पहाड़ियां, ये हमें याद रखना है। ये पूरा मेघालय राज्य है, और मेघालय राज्य में मेघालय या शिलोंग की का पठार इसको के नाम से इसको जाना जाता है। अब जो है याद रखिएगा, मेघालय या शिलोंग के पठार में 3 पहाड़ियां हैं। पहली है गारो पहाड़ी, दूसरी है खासी पहाड़ी, और तीसरी है जयंतिया पहाड़ियां। ये तीनों जनजातियों के नाम पर रखा गया है। ये अगर हम वेस्ट मान लें और इसको हम ईस्ट मान लेते हैं, तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट की ओर चलें तो अगर हम ये देखते हैं तो पहली पहाड़ी है गारो पहाड़ी, और गारो पहाड़ी सर्वोच्च चोटी है नोकरेक। याद रखिएगा, गारो पहाड़ी सर्वोच्च चोटी है नोकरेक, और नोकरेक जो है ये जो है गारो की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, और इसके अलावा ये बायो रिजर्व भी है। याद रखिएगा, नोकरेक एक बायो रिजर्व केंद्र भी है। दूसरा है जो खासी की पहाड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। जो खासी की पहाड़ी है वो बिल्कुल चांद के आकार की ऐसी है, ठीक है। और जब भारतीय मानसून आता है तो भारतीय मानसून यहीं बादल फंस जाता है, इसीलिए यहाँ ज्यादा वर्षा होती है, और यहीं पर जो है आपका चेरापूंजी और मासिन राम है, और इसीलिए विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहाँ होती है। बादल आगे की ओर इस पहाड़ी से नहीं जा पाता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा ज्यादा कर देता है। इसीलिए मैंने ये मैप बना के बताने का प्रयास किया है कि ये पहाड़ी बिल्कुल जो है कैसी है, खासी पहाड़ी चांद के आकार की, इसलिए बादल फंसने की वजह से ही चेरापूंजी और मासिन राम में अधिक वर्षा होती है। अभी आपको जल्दी कभी नहीं भूलेगा। इसके अलावा जयंतिया पहाड़ी है, और जयंतिया पहाड़ी ये भी जयंतिया नामक जनजाति है, इसी के नाम पर ये जनजाति के नाम पर पहाड़ी रखा गया है। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों को मिलाकर के ही शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। शिलोंग पठार में यही 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। आगे चलते हैं, यह लिखा है साफ साफ, इसकी विशेषताओं को भी हम लोग देख लेते हैं। यह मेघालय पठार का पश्चिमी भाग है, यहाँ गारो जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ नोकरेक जैव आरक्षित केंद्र है, और इसकी सर्वोच्च चोटी नोकरेक है। मैंने वही चर्चा किया, वही बताया, वही विशेषता यहाँ लिखी हुई है। नेक्स्ट है खासी पहाड़ी। यह मेघालय पठार का मध्य भाग है, मेघालय पठार का सबसे ऊंचा भाग है, और चेरापूंजी इसी पहाड़ी पर स्थित है, मासिन राम भी, और यहाँ मातृवंशीय खासी जनजाति के लोग रहते हैं। मातृवंशीय मतलब कि महिला प्रधान खासी जनजाति के लोग रहते हैं। इसके बाद है जयंतिया पहाड़ी, या मेघालय पठार का पूर्वी भाग है। यहाँ जयंतिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ झूमिंग खेती की जाती है, और यहाँ अधिक वर्षा होती है, और यहाँ पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। ये भी याद रखिएगा, जहाँ अधिक वर्षा होती है वहीं पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। इसको आगे मैं मिट्टी वाले प्रकार में जरूर बताऊंगा। इसके बाद है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो ये पूरा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, जैसे बोमडीला पहाड़ी है, यहाँ पर मिरी पहाड़ी है, आबोर पहाड़ी है, यहाँ पर मिसमी पहाड़ी है, यहाँ पर पटकाई बूम है, और यहाँ पर डाफला पहाड़ी है। तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, और इनको बिल्कुल मैप के थ्रू बताया गया, जिससे चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएं और याद हो जाएं। आप लोग बस लगातार संपर्क में रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको एक एक चीज बताएंगे। इसके बाद है ये आपका जो मैंने गारो खासी जयंतिया की चर्चा कर दी है। इसके बाद ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां है, जिसमें पूर्वी मणिपुर पहाड़ी है और मिजो पहाड़ी है। ये सारी पहाड़ियां जो है, और यहीं से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, और ये नदियां जो है ब्रह्मपुत्र का हिस्सा मानी जाती हैं। हम इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। पहली है वरेल पहाड़ी। वरेल पहाड़ी जो है यह असम और मणिपुर सीमा के सहारे स्थित है। यह मेघालय पठार के को पूर्वांचल पठार से जोड़ती है। मैं बता देता हूं इसकी लोकेशन कहाँ है। इसकी लोकेशन ये है आपका वरेल पहाड़ी है। वरेल पहाड़ी यही है जो मेघालय के पठार को और मणिपुर की पहाड़ी से जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर बांस और पाइन वनों से आच्छादित है। झूमिंग की वजह से यहाँ पे झूमिंग खेती की जाती है, इसकी वजह से जंगल का नाश हो गया है, और यह बराक
और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य एक जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, जल विभाजक मतलब ये होता है, इसे यह पहाड़ी है, इसको मैप से समझाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। जल विभाजक का मतलब क्या होता है, ये पहाड़ी है, आधा जल इधर की ओर जाता है और आधा जल इधर की ओर जाता है, इसी को जल विभाजक कहा जाता है। इसके अलावा बराक नदी इसके दक्षिण ढाल से निकलती है, बराक नदी इसी के दक्षिण ढाल से निकलती है। तो याद रखना बराक नदी कहाँ से निकलती है, तो वही बता दिया मैंने, वरेल पहाड़ी से। नेक्स्ट है मिजो पहाड़ी, यह पूर्वांचल पहाड़ी का दक्षिणतम भाग है, इसे लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। तो मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और मिजो पहाड़ी का लोकेशन कहाँ है, मैंने आपको बताया था मैप में, ये है आपका मिजो पहाड़ी, आप ये देख सकते हैं, ये है आपका मिजो पहाड़ी का चित्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी ब्लू माउंटेन है। ठीक है, याद रखिएगा ब्लू माउंटेन इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। इससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। मणिपुर पहाड़ियां, यह पूर्वांचल श्रेणी का मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील इसी पहाड़ी के मध्य में स्थित है। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है, और वो इसी पहाड़ी के बीच में स्थित है। मणिपुर नदी यहीं से उद्घाटित होती है, या मणिपुर भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का भी निर्धारण करती है मणिपुर पहाड़ी। नेक्स्ट है नागा पहाड़ी, यह पूर्वांचल श्रेणी का अंग है, यह नागालैंड में पटकाई बूम और मणिपुर पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, यह म्यांमार और भारत की बीच सीमा बनाती है, और इसकी सर्वोच्च चोटी है सारामती है। ठीक है, नागा पहाड़ी की। पटकाई बूम पहाड़ी कहाँ है, तो यह पूर्वांचल की उच्चतम श्रेणी है, या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो पटकाई बूम पहाड़ी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, या भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है, तो वह है पटकाई बूम पहाड़ी। बूढ़ी दिबिंग और दिसांग नदियां इसी से निकलती हैं, छोटी नदियां हैं जो इसी से निकलती हैं। नेक्स्ट है आपकी मिकिर पहाड़ियां, यह मेघालय पठार का अंग है और आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक दक्षिण में स्थित है। यहाँ मिकिर जनजातियां पाई जाती हैं जो झूम की खेती करती हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डाफला, मैंने आपको बताया डाफला शिवालिक हिमालय का भाग है, अरुणाचल प्रदेश में है ये, और यहाँ से सुबनसिरी और कामेंग नदियों के बीच कमला नदी के दक्षिण में अवस्थित है ये। नेक्स्ट है मेरी जनजाति उसी नाम की पहाड़ी है, यह शिवालिक हिमालय का अंग है जो अरुणाचल प्रदेश में सुबनगिरी और कामेंग नदियों के मध्य में स्थित है, ये भी वहीं पर बीच में ही स्थित है। इसके अलावा कमला नदी इसे डाफला पहाड़ियों से अलग करती है, और यहाँ फसल उत्पादन के लिए सीढ़ियों द्वारा खेती की जाती है, सीढ़ी नुमा खेती होती है ऐसे। ठीक है, इसके बाद है आबोर पहाड़ी, यह भी शिवालिक हिमालय का अंग है, और यह अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और सुबन नदियों के बीच में स्थित है आबोर पहाड़ी। नेक्स्ट है मिसमी पहाड़ी, यह भी शिवालिक हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, यह अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी और म्यांमार के बीच में अवस्थित है, दिबांग नदी इससे होकर के बहती है। मिसमी पहाड़ी हो गया। और नेक्स्ट है आपका राजमहल की पहाड़ी, ये झारखंड में स्थित है, और यहाँ कुछ मात्रा में काली मृदा पाई जाती है, और राजमहल में कोयले का उत्पादन होता है, और यही वो राजमहल का क्षेत्र है जहाँ पर संथाल विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारत में प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ कौन कौन सी, हमने इसकी चर्चा कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गंगा के मैदान की चर्चा करेंगे, थार मरुस्थल की चर्चा करेंगे अच्छे से, और हम लोग तटीय मैदान और फिर द्वीप समूह की चर्चा भी हम लोग आगे करते रहेंगे। ज्योग्राफी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।